और हमने एक्सेस कंट्रोल का जो हमारा मॉड्यूल था, इसको हमने स्टार्ट करना था। वैसे जी प्रीवियसली भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप लोगों के एग्जाम एक्टिव हैं आप लोगों के नेटअकैड पोर्टल के ऊपर। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से शो करा देता हूँ। आप नेटअकैड पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हमारे पास कोर्स शो नहीं हो रहा। तो आपने नेटअकैड के ऊपर कोर्स को एक्सप्लोर नहीं करना, यहाँ पे लेगेसी नेटअकैड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, लेगेसी नेटअकैड पे। तो हमारे पास जो नेटअकैड का ओल्ड वर्जन है, हम उसके ऊपर स्विच करेंगे और यहाँ पे आपको आपका साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स के नाम से कोर्स देखने को मिलेगा। लॉन्च कोर्स करेंगे तो इस तरह से एग्जाम जो हैं वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे और ये सारे के सारे एग्जाम एक्टिवेटेड हैं। अब आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम, ये दोनों एक्टिविटीज आपने मस्ट बेसिस के ऊपर जो है ना वो आपने कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप फाइनल क्विज कंप्लीट करेंगे, आपका एंड ऑफ कोर्स फीडबैक भी जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सेस कंट्रोल से। तो एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है जी कि डाटा तक जो एक्सेस होती है उसको आपने कंट्रोल करना होता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स मैकेनिज्म्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं उनको फिजिकल एक्सेस की भी रिक्वायर्ड होती है। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में आपके एक्चुअल बैरियर्स आ जाते हैं जिनको आप रखते हो ताकि कोई भी आपके सिस्टम्स को डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। फिर आप जो बेसिक पर्पस होता है, जो बेसिक गोल होता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का, वो यही होता है कि आपकी फैसिलिटीज, आपका इक्विपमेंट, जो आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, वो फिजिकल एक्सेस से सिक्योर रह सकें। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर बेसिकली आप ये देखते हो कि कौन आपकी फैसिलिटी में आ सकता है और कौन जो है वो नहीं आ सकता। और अगर जो आया है उसने लीव करना है तो उसके लीव करने के लिए भी सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ से एंटर कर सकते हैं, कहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ एग्जिट उनको क्या चीज़ें प्रेजेंट करनी है, ये सारी चीज़ें। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आ सकता है। इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं जिनके थ्रू रिसोर्सेज और सिस्टम्स तक आपकी एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। इन टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास टूल्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन डिटेल डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये बेसिकली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज पर देयर वर्किंग एनवायरनमेंट डिफाइन करती है और फिर उनको आप अकॉर्डिंगली जो है वो अपने जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उन पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं और बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को जो है वो इंश्योर करते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आप पॉलिसीज हो सकती हैं कि आप सिस्टम को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेंगे या कुछ अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूज नहीं करेंगे या अपनी पर्सनल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो हैं उनके थ्रू एक्सेस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर डाटा एक्वायर करना है किसी डिपार्टमेंट से तो उसके लिए एक प्रोसीजर डिफाइन हो सकता है कंप्लीट, कि आपने पहले फला पर्सन के पास जाना है, उसे अपना नीड टू नो बताना है कि क्यों आप उस डाटा को एक्सेस करना चाहते हो, आपकी जरूरत क्या है, और फिर अकॉर्डिंगली तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एज पर द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप डिफाइन करते हो। देन हमारे पास एक्सेस कंट्रोल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जिनमें हमारे पास मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल आती है। Restricts the action that a subject can perform on an object. A subject can be a user or a process. An object can be a file, a port, an input-output device. An authorization rule enforces whether or not to subject can access the, कि इसमें
जो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है इसमें एक ऑथराइजेशन रूल जो है वो डिफाइन किया जाता है और वो रूल जो है वो फिर सब्जेक्ट को बताता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है और उसमें एक सब्जेक्ट को रीड और राइट के जो है वो राइट्स दिए गए, दैट मींस एग्जीक्यूट के राइट्स उसके पास नहीं है। तो वो जो ऑथराइजेशन रूल डिफाइन किया गया उसके अंदर उसे एग्जीक्यूट के राइट्स नहीं दिए गए। देन हमारे पास डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल आ जाता है। डैग ग्रांट्स और रिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट एक्सेस डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्ट्स ओनर। जैसे मैं कोई डेटा है जो क्लाउड के ऊपर अपलोड करता हूँ तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं वो किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ और किसके साथ शेयर नहीं करना चाहता। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का ओनर होता है वही कंट्रोल करता है, वही डिफाइन करता है कि किसको एक्सेस देनी है और किस लेवल पे एक्सेस देनी है। Then we have role based access control जिसको RBAC बोला जाता है, is based on the role of the subject. Roles are job function within an organization. फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉय होता है उसकी जॉब रोल के अकॉर्डिंगली उसे एक्सेस दी जाती है। इफ अ पर्सन इज डाटा एंट्री ऑपरेटर तो उसे एक लेस जो है प्रिविलेज जो है वो परमिशंस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मैनेजर की तो डेफिनेटली उसको जो एक्सेस चाहिए वो अलॉट मच डिफरेंट है जो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर से है। यूजर रिक्वायर परमिशन थ्रू देयर रोल, मतलब कि जो जॉब डेजिग्नेशन होती है उसी के साथ ही जो है उसकी परमिशंस को एसोसिएट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जब भी कोई पर्सन मैनेजर की पोस्ट पे आता है तो मैनेजर की पोस्ट के अगेंस्ट जो परमिशंस हैं उन वो देखते हुए उसको अलाउ कर दी जाती हैं। देन हमारे पास रोल के बाद रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आ जाता है। इसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज की जाती है जिनके थ्रू देखा जाता है कि अलाउ करना है या नहीं करना, एक्सेस देनी है या नहीं करनी। अ सीरीज ऑफ द रूल, जैसे एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जैसे फायरवॉल के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, तो वहां पे भी एसीएल आपकी यही काम कर रही होती है कि वो देख रही होती है कि कौन से नेटवर्क से आने वाले डाटा को हमने ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करना है और किसको हमने डिनाई करना है, और जो भी डाटा उस रूल के साथ मैनेज करता है मैच करता है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो एसीएल है हमारी वो एक्ट ऑन करती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जी ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन इन्फोर्सेस द रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑथराइजेशन पॉलिसी। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है जो सब्जेक्ट जो है वो सिस्टम के रिसोर्सेज के लिए एक्सेस कर रहा है, क्या वो वैलिड जो है वो सब्जेक्ट है इटसेल्फ, वो ही है एज, मतलब कि आप एज अ जॉर्ज जो है वो किसी, लेट से आपका नाम है इमरान और एज एन इमरान जो है वो आप एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो सिस्टम इंश्योर करेगा कि आप वही पर्टिकुलर पर्सन हो। लेकिन लेट से अगर कोई और पर्सन जो है वो इम्पर्सोनेट करता है सिस्टम को, मतलब आपके क्रेडेंशियल को यूज करने करके क्रैक करने की कोशिश करता है, इन दैट सिनेरियो भी सिस्टम ने आइडेंटिफाई करना होता है। A subject request access to a system resource. Every time the subject requests access to a resource, the access control determine whether to grant or deny access. फिर आप at the time of आइडेंटिफिकेशन जो अपने क्रेडेंशियल्स बेस प्रोवाइड करते हैं उनकी बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि आपको एक्सेस देनी है या नहीं देनी। साइबर सिक्योरिटी पुलिस के थ्रू हम ये कि हमें कौन से कंट्रोल्स जो हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करने। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि कंट्रोल्स जो हैं वो कितने टफ हो सकते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। द इंक्रीज इन द डेटा ब्रीचेस हैज फोर्स्ड मेनी ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन देयर आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल्स। क्योंकि डेटा ब्रीचेस के अंदर जो है वो अब इंक्रीज हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर कर रही है कि वो आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल डिप्लॉय करें ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल किया जा सके। हर इंडस्ट्री की डिफरेंट नीड्स हैं, लेकिन जो भी आपके रिसोर्सेज डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर या ऑन क्लाउड अवेलेबल हैं उनकी एक्सेस को इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अब हमारे पास आते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड। आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमारे पास आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑथेंटिकेट करते हैं। ऑथेंटिकेशन मेथड्स के अंदर व्हाट यू नो हो सकता है, व्हाट यू हैव, हु यू आर, जिसमें कि इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया, व्हाट यू नो कैन बी नॉलेज, what you have can be possession, who you are can be inherence। नॉलेज क्या हो सकता है, आपको कोई पासवर्ड पता है, कोई पास फ्रेज पता है, किसी पिन के बारे में पता है,
और आप उसको यूज कर लेते हो। व्हाट यू हैव, आपकी पोजेशन में कोई स्मार्ट कार्ड हो सकता है, कोई सिक्योरिटी की हो सकती है। हु यू आर, इनहेरेंस, आपके बायोमेट्रिक फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपका फिंगरप्रिंट, रेटिना, वॉइस, कोई भी ऐसी चीज, इन तीनों की मदद से जो है वो ऑथेंटिकेशन की जा सकती है। चेक किया जाता है कि एक्चुअल ये वही पर्सन है जो कि ऑथेंटिकेट होने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज की जाती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मोर देन वन, एटलीस्ट टू या दो से ज्यादा वेरिफिकेशन मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसा कि आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया और उसके साथ एक ओटीपी भी आपके नंबर पे आया, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन हमने परफॉर्म कर ली। अब इसकी एग्जांपल आप एटीएम से ले सकते हैं कि एटीएम में आपने कार्ड इंसर्ट किया, अपनी पिन प्रोवाइड की, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू मशीन के साथ ऑथेंटिकेट कर लिया। नाउ कम्स ऑथराइजेशन, कि अब उस एटीएम के अंदर 5 लाख मौजूद हैं, लेकिन आपके अकाउंट में 50,000 है, तो आपकी ऑथोराइजेशन जो है वो 50,000 ही है। आप 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं निकाल सकते। दिस इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन, कि जब एक यूजर सिस्टम के साथ ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेशन के बाद सिस्टम चेक करता है कि जो पर्टिकुलर यूजर अभी जिसने ऑथेंटिकेट किया है उसकी ऑथोराइजेशन क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसे रिसोर्सेज की एक्सेस देता है। तो सेम वे एटीएम मशीन जो है वो आपकी ऑथराइजेशन चेक करती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सेस देती है। आफ्टर अ यूजर प्रूव हिज और हर आइडेंटिटी, द सिस्टम चेक्स टू सी व्हाट नेटवर्क रिसोर्सेज द यूजर कैन एक्सेस एंड व्हाट द यूजर कैन डू विद दोज रिसोर्सेज, और फर्दर वो उन रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकता है। सिर्फ उनको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, या उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑथराइजेशन यूज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द यूजर एक्सेस टू द नेटवर्क। The system compare these attributes to the information contained within the authentication database, determines a set of restrictions for that user and delivers it to the local router where the user is connected। और फिर वो उस डेटाबेस से उन रिस्ट्रिक्शंस को लेती है और उठा के उस लोकल राउटर के ऊपर भेजती है जहां पे यूजर कनेक्टेड होता है, ताकि उसके ऊपर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकें। डिफाइनिंग ऑथराइजेशन रूल इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग एक्सेस एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी एस्टैब्लिश दीज रूल्स। और फिर आती है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। हम एटीएम की एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। यूजर आया, उसने कार्ड इंसर्ट किया, अपनी पिन दी और मशीन के साथ ऑथेंटिकेट कर लिया। मशीन ने उसके वो क्रेडेंशियल्स बैकएंड पे डाटाबेस में भेजे, उसके अगेंस्ट उसकी ऑथराइजेशन वहां से ड्राइव की और मशीन को पता चल गया कि इस पर्टिकुलर यूजर की ऑथराइजेशन क्या है। नाउ वो यूजर उस एटीएम से 25,000 रुपया निकलवा लेता है। तो मशीन जो है इस चीज की अकाउंटेबिलिटी एक लॉग अपने पास जनरेट कर लेती है, उसे स्टोर कर लेती है कि एक पर्टिकुलर यूजर इस टाइम के ऊपर इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर आया और उसने इतने पैसे निकलवाए, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी ऑथराइजेशन को भी चेंज कर देती है। सेम वे में अगर आप बैंकिंग एग्जांपल को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल लेते हो और उसमें भी वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स तक जो है वो यूजर ने एक्सेस की, और अकाउंटेबिलिटी में वो ये स्टोर कि उसने कब उसको एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद क्या चेंजेस परफॉर्म की, कितनी देर तक वो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉग इन रहा, उस फाइल के साथ उसने जो है वो इंटरेक्ट किया, कब उसने उस फाइल को जो है वो लीव किया, उसके लीव करने के बाद फर्दर जो है उसकी क्या एक्टिविटीज थी, और कब जो है वो उसने सिस्टम से लॉग आउट किया। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको अकाउंटेबिलिटी के अंदर, मतलब एवरी पॉसिबल इवेंट जो एक यूजर परफॉर्म कर सकता है डिजिटल सिस्टम के अंदर, उसका एक लॉग जनरेट होता है और वो लॉग आपके अकाउंटेबिलिटी के लिए लेटर ऑन काम आता है। अकाउंटेबिलिटी को जब इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो इसमें भी आपकी टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और एजुकेशन जो है वो हेल्प आउट करती है। लॉग फाइल्स प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पैरामीटर चोजन, जो आपने पैरामीटर चोज किए होंगे उनकी बेसिस के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स आ जाते हैं। जैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं, ये ऐसे कंट्रोल्स हैं जिनके थ्रू आप कोई अनऑथराइज एक्टिविटी होने से रोकते हो। दिस दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्सेस कंट्रोल, स्टॉप अनवांटेड और अनऑथराइज्ड एक्टिविटी फ्रॉम हैपनिंग। अब जैसे कि आप एक अपने आईटी रूम के ऊपर जो है वो लिख के लगा देते हो कि नो एम्प्लॉयज आर अलाउड, ओनली आईटी पर्सन आर अलाउड, या ओनली लिमिटेड एक्सेस, कुछ ऐसा, तो दीज आर द प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। देन वी हैव द डिटरेंट कंट्रोल्स। आप डिटरेंट कंट्रोल में क्या करते हो, आप सीसीटीवी कैमरास डिप्लॉय कर देते हो, और उससे जो है वो एम्प्लॉयज को डिस्करेज होता है अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी अटेम्प्ट करते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज या प्रोसीजर्स के अगेंस्ट हैं। दीज आर द डिटरेंट कंट्रोल्स। आप अपने, मतलब किसी को डिस्करेज करना, ऐसे कंट्रोल्स डिप्लॉय करना कि उन कंट्रोल्स के होते हुए एम्प्लॉय डिस्करेज फील करे कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सिस्टम के ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म रखा है जो कि आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, तो जो
एम्प्लॉय हो एम्प्लॉय होगा वो डिस्करेज फील करेगा जब वो कोई अपना पर्सनल काम जो है वो सिस्टम के ऊपर करने की कोशिश करेगा। देन वी हैव डिटेक्टिव कंट्रोल्स ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें आप डिस्कवर करते हो, नोटिस करते हो चीजों को। एक्सेस कंट्रोल डिटेक्शंस भी आपकी डिटेक्टिव कंट्रोल में आते हैं। अब जैसे आप सीसीटीवी कैमरास डिप्लॉय करते हो तो वो भी एक किस्म के डिटेक्टिव कंट्रोल्स में ही आता है। उसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर पर्सन किस टाइम पे किस फैसिलिटी के अंदर मौजूद क्या कर रहा था। इसी तरह से जो आपके गार्ड्स हैं जो आप प्लेस करते हो या डिफरेंट सेंसर्स जो आप प्लेस करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके डिटेक्टिव कंट्रोल्स के अंदर ही आते हैं। जैसे मोशन डिटेक्टर सेंसर्स हो गए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स, और एज सिंपल एज प्लेसिंग गार्ड्स एट योर डोर स्टेप, ये भी हो सकते हैं। देन हमारे पास रिकवरी कंट्रोल्स आ जाते हैं, करेक्टिव कंट्रोल्स या कॉम्पनसेटिव कंट्रोल्स हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो मिलके ही काम कर रहे होते हैं। करेक्टिव कंट्रोल्स काउंटरएक्ट समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल, ऑर्गेनाइजेशन पुट करेक्टिव एक्सेस कंट्रोल्स इन प्लेस आफ्टर अ सिस्टम एक्सपीरियंस अ थ्रेट। कि जब एक सिस्टम थ्रेट फेस करता है तो करेक्टिव कंट्रोल जो है वो एट प्लेस आते हैं और सिस्टम को दोबारा से उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी की स्टेट होती है उसमें रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। दे कैन आल्सो रिस्टोर सिस्टम्स टू नॉर्मल आफ्टर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी अकर्स। उसमें क्या होता है कि वो सिस्टम की नॉर्मल स्टेट जो है वो करेक्टिव कंट्रोल्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। ये एक एग्जांपल है। और अगर कोई थ्रेट आता है तो वो वहां से उसे लोड कर लेते हैं। करेक्टिव कंट्रोल्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। फिर हमारे पास रिकवरी कंट्रोल आ जाते हैं। रिकवरी इज अ रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट। रिकवरी एक्सेस कंट्रोल रिसोर्स restore resources, functions, and capabilities after a violation of security policy. Recovery controls can repair damage in addition to stopping any further damage. कि वो क्या करेंगे कि जो सिस्टम डैमेज हो चुके हैं उन्हें आइसोलेट कर देंगे और आइसोलेट करने के बाद उनके ऊपर रिकवरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी डाटा रिसोर्सेज डैमेज हुए हैं उनको दोबारा से रिकवर किया जा सके। कंपनसेटिव कंट्रोल्स आते हैं टू मेक अप फॉर समथिंग। जिस तरह के हमारे पास राउटर्स के अंदर लोड बैलेंसिंग का फीचर आता है, या आप जो है वो स्टैंड बाय राउटर जो है वो कॉन्फ़िगर करते हो, तो अगर उसको भी देखते हो तो वो भी एक किस्म का कंपनसेटिव कंट्रोल है कि अगर एक राउटर जो है वो डाउन हो जाता है तो सारे का सारा लोड जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो आप शिफ्ट कर दोगे। अब जैसे कंपनसेटिव कंट्रोल की अगर एग्जांपल दूं तो गाड़ी को चलने के लिए 4 टायर रिक्वायर्ड है लेकिन उसके साथ एक 5वां टायर भी साथ दिया जाता है। वो एज अ कंपनसेटिव कंट्रोल है कि अगर इन बिटवीन रास्ते में आपको जो है वो एक टायर पंचर हो जाए तो आप वो 5वें के हिसाब से कंपनसेट कर सको। फिर हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल आता है जी अपस्क्योरिंग डेटा का। नो इशू जी, अगर आप लेट ज्वाइन किया तो जो बाकी का सेशन है प्रीवियस जो गुजर गया वो आप रिकॉर्डिंग में बाद में सुन सकते हो। डेटा मास्किंग, अब जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डेटा को मास्क कर देना है। डेटा असल चीज को, अब जैसे मास्क आप पहनते हो अपने फेस पे तो क्यों पहनते हो? एक तो ये होता है ना कि आप आलूदगी से, पोल्यूशन से, मतलब एक होता है फुल मास्क होता है चेहरे सम टाइम। या आप देखो एक चोर है वो चेहरे पे मास्क क्यों पहनता है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनता है ताकि अपने चेहरे को छुपाया जा सके। दिस इज कॉल्ड डेटा मास्किंग। या एक ताजर है और वो कोशिश करता है, उसने एक रकम लेके मूव करनी है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि वो उसे प्लेन एक विजिबल बैग के अंदर लेके जो है वो मूव करे तो सबको पता चलेगा, और दूसरा ये होता है कि वो उसे किसी ऐसे रैप चीज के अंदर रैप करता है कि लोगों को लगे कि ये पैसे नहीं है, ये एक सिंपल सी चीज उसकी कोई कैरिंग वो कर रहा है और लेके जा रहा है। वो एक किस्म की मास्किंग टेक्निक हो जाती है। तो सेम वे डेटा मास्किंग भी यही है कि आप अपने सेंसिटिव डाटा को छुपा देते हो एक नॉन सेंसिटिव डाटा के अंदर। देखने वाले को तो कोई डाटा जो नॉन सेंसिटिव डाटा है वही विजिबल होगा, लेकिन इन रियल जो आपका सेंसिटिव डाटा है वो उसके पीछे छुपा हुआ है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए डेटा मास्किंग टेक्निक्स जो हैं वो फिर यूज होती हैं, छुपाने के लिए भी और देखने के लिए भी। द नॉन सेंसिटिव वर्जन लुक्स एंड एक्ट्स लाइक द ओरिजिनल वन। This means that a business process can use non-sensitive data and there is no need to change the supporting application or data storage facility. In the most common use case,
Masking limits the propagation of sensitive data within the IT system by distributing surrogate data sets for testing and analysis. There are data masking techniques that can ensure data remains meaningful but change enough to protect it. यहाँ पे हमारे पास different types of techniques मौजूद हैं जो कि आपके डेटा को चेंज कर देती हैं, इतना चेंज कर देती हैं कि उससे डाटा महफूज बन जाए लेकिन मीनिंगफुल भी रहे ताकि एट द टाइम ऑफ नीड उसे दोबारा से यूज किया जा सके। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन और फिर हमारे पास है शफलिंग। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस डाटा विद ऑथेंटिक लुकिंग वैल्यूज टू अप्लाई एनोनिमिटी टू द डाटा रिकॉर्ड्स। कि वो क्या करते हैं कि डाटा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑथेंटिक लुकिंग वैल्यूज के साथ ताकि डाटा रिकॉर्ड्स के अंदर एनोनिमिटी भी आ जाए और देखने वाले को भी यही लगे कि ये डाटा एक्चुअल डाटा ही देख रहा हूँ, इसके अंदर कोई इंक्रिप्शन या कोई ऐसी चीज परफॉर्म नहीं हुई। दूसरा आता है शफलिंग। ड्राइव्स a substitution set from the same column of data user want to mask. This technique works well for financial information in a test database, for example. ड्राइव सब्स्टिट्यूशन सेट फ्रॉम द सेट ऑफ कॉलम ऑफ डाटा कि इसमें एक कॉलम उठाया जाता है और उसको दूसरे कॉलम के साथ जो है वो शफल किया जाता है, यानी कि डाटा के कॉलम्स के अंदर शफलिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है जिससे डाटा जो है वो मिक्स हो जाता है। और डेफिनेटली उसका जो है एक रॉकेट अपने पास मेंटेन किया जाता है ताकि एट द टाइम ऑफ नीड दोबारा से उसे रीशफल किया जा सके। और बेसिकली शफलिंग भी किसी ना किसी एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म हो रही होती है, तो उसी एल्गोरिथम को देखते हुए दोबारा से आप रीशफलिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। देन हमारे पास आती है जी स्टेगनोग्राफी। अब यहाँ तक हम बात कर रहे थे मास्किंग की जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन और शफलिंग बात की है। अब एक और टेक्निक है हमारे पास जिसको स्टेगनोग्राफी भी बोलते हैं। स्टेगनोग्राफी conceals data the message in another file such as graphic, audio or the other text file. The advantage of steganography over cryptography is that the secret message does not attract any special attention. अगर तो आप इनक्रिप्ट करेंगे ना तो इनक्रिप्ट मैसेज मेरे सामने आएगा तो मुझे देख के पता चल जाएगा कि ये इनक्रिप्ट मैसेज है, इसके बिहाइंड कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन स्टेगनोग्राफी क्या करती है कि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी ऑडियो फाइल के साथ, किसी ग्राफिक फाइल के साथ या किसी टेक्स्ट फाइल के पीछे छुपा देती है। अब देखने वाला तो ग्राफिक फाइल को देख रहा है, ऑडियो फाइल को सुन रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो सिर्फ वही सुन सकता है जिसको पता है कि इस फाइल के साथ वो डाटा एसोसिएटेड है और जिसके पास की है जिसकी मदद से वो उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई स्टेगनोग्राफी जो है वो इसके अंदर ये एक एडवांटेज है कि ये एक एक्स्ट्रा जो अटेंशन है अटैकर की उसको अपनी तरफ जो है मतवज्जा नहीं करती बल्कि डाइवर्ट कर देती है। देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन हाइडिंग डाटा। अब इसको हम इसकी क्लैब भी परफॉर्म करेंगे जिसमें हम स्टेगनोग्राफी के थ्रू जो है वो एक इमेज फाइल के अंदर एक टेक्सचुअल डाटा जो है वो हम हाइड करेंगे और फिर उसे रिस्टोर भी करेंगे। देयर इज द एम्बेडेड डाटा व्हिच इज द सीक्रेट मैसेज। कवर टेक्स्ट और कवर इमेज कवर ऑडियो हाइड्स द एम्बेडेड डाटा प्रोड्यूसिंग द स्टेगो टेक्स्ट और स्टेगो इमेज और स्टेगो ऑडियो। स्टेगो की कंट्रोल द हाइडिंग प्रोसेस। स्टेगो जो है वो आपका की कंट्रोल है हाइडिंग प्रोसेस के लिए। देन वी हैव डेटा ऑब्फ्यूस्केशन। Data obfuscation is the use and practice of data masking and steganography techniques in the cybersecurity and cyber intelligence profession. Obfuscation से क्या होता है? Obfuscation is the art of making the message confusing, ambiguous और harder to understand. कि उससे मैसेज जो है वो confusing हो जाता है, ambiguous हो जाता है या उसको अंडरस्टैंड करना विदाउट द प्रॉपर जो कंट्रोल्स हैं वो मुश्किल हो जाता है। अ सिस्टम में पर्पसली स्क्रैम्बल मैसेज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कुछ सिस्टम जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती हैं कि वो जैसे ही आप उन पे डाटा स्टोर करते हो वो पर्पसली डाटा मैसेज को स्क्रैम्बल कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया कि जब भी इस पे डाटा स्टोर होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होगा, तो डेफिनेटली जैसी इन्फॉर्मेशन उसके पास आएगी सिस्टम पर्पसली उस मैसेज को जो है वो इनक्रिप्ट करेगा। सॉफ्टवेयर वाटरमार्किंग प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन। सॉफ्टवेयर मार्किंग वाटरमार्किंग इंसर्ट्स अ सीक्रेट मैसेज इनटू द प्रोग्राम एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। जैसे सॉफ्टवेयर कोई बनाता है तो उसके अंदर वाटरमार्किंग ऐड करता है जो कि प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है, और अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो, इफ समवन ट्राइज टू रिमूव द वाटरमार्क द रिजल्ट इज नॉन फंक्शनल कोड। जैसे ही आप उसको कोशिश करेंगे रिमूव करने की तो एक नॉन फंक्शन, तो आप जैसे ही रिमूव कर देंगे तो जो कोड है वो आपका नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इन सम सिनेरियोज फंक्शनल रह भी जाता है, लेकिन डिपेंड करता है जो अटैकर होता है उसकी स्किल्स के ऊपर। यहाँ तक जो हमारा ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट होता है।
यानी स्टेगनोग्राफी आप भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक लैब परफॉर्म करेंगे जैसे हम स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करेंगे। तो डेफिनेटली आप GUI बेस्ड टूल भी यूज कर सकते हो, ग्राफिकल यूज इंटरफेस बेस्ड टूल भी यूज कर सकते हो, और फिर आपके पास टर्मिनल के अंदर भी ऑप्शन होता है। हम इसको टर्मिनल के थ्रू करेंगे, कमांड्स के थ्रू जो है ना वो हम इसकी स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करेंगे। और डेफिनेटली ये नॉर्मल पर्सन के थ्रू भी हो सकती है, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी टीम्स के थ्रू भी हो सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बस ये है कि जिस तरह से लेवल इंक्रीज करता है उसी तरह से लेवल ऑफ जो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है और जो सोफिस्टिकेशन ऑफ टूल या सोफिस्टिकेशन ऑफ टेक्निक होती है वो भी इम्प्रूव करती है। जाहिर सी बात है एक नॉर्मल पर्सन जो करेगा वो अपनी लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंगली लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जो है वो उनको यूज कर रहा होगा। तो जब आप हाई लेवल के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन टूल्स के अंदर भी, नॉलेज के अंदर भी और टेक्निक्स के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। देन वी हैव चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ इंश्योरिंग इंटेग्रिटी। पहले हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। कॉन्फिडेंशियलिटी डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से, कि जो सिर्फ और सिर्फ इंटाइटल्ड है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही इंफॉर्मेशन को रीड कर सके। दिस इज कॉल्ड, जो हम देख रहे थे, कॉन्फिडेंशियलिटी। Now, this chapter deals with ensuring integrity. Integrity is the art of making the information trustworthy throughout its life cycle. From start to end, information सोर्स से जिस तरह जनरेट हुई थी सेम उसी वे में, सेम वही इंफॉर्मेशन रिसीवर एंड के ऊपर रिसीव हुई है। इन बिटवीन किसी ने आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट नहीं किया, उसे चेंज नहीं किया। दिस इज कॉल्ड इंश्योरिंग इंटेग्रिटी, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो वो इंटेग्रल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको पाकिस्तान से मैसेज भेजा था अमेरिका और इन बिटवीन उसको किसी ने इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट करके चेंज कर दिया और फिर आपको रिसीव हुआ। इन दैट सिनेरियो आपके डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। इंटेग्रिटी को दो तरह से नुकसान हो सकता है। एक तो है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट के अंदर अटैकर इन्वॉल्व होता है और उसके थ्रू वो डेलिबरेटली जो है आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज करता है। और दूसरी जो है वो हो सकता है कि अनइंटेंशनली, कि आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, जो आप टूल यूज कर रहे थे या रिसोर्स यूज कर रहे थे, उसके अंदर कोई जो है वो फॉल्ट आया, एरर आया और उसकी वजह से आपका डाटा जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, मशीन इटसेल्फ जो है वो फॉल्टी हो गई, यानी जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने प्लेस की थी वो फॉल्टी थी। तो इन दोनों सूरतों में हमने डाटा की इंटेग्रिटी को जो है वो इंश्योर करना होता है। अब डाटा को इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा इंटेग्रिटी कंट्रोल्स में सबसे पहले हमारे पास हैशिंग एल्गोरिदम्स आते हैं। जो भी डाटा हमारा एक्सचेंज हो रहा होता है रियल टाइम के अंदर इनकी इंक्रिप्शन और इनकी इंटेग्रिटी को इंश्योर किया जा रहा होता है। अब जैसे राइट नाउ ब्राउजर में भी आप जो डाटा चेंज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इसकी भी आपकी जो इंटेग्रिटी है वो इंश्योर हो रही होती है। अब जैसे मैं ये पेडलॉक पे क्लिक करता हूँ, ये मोर इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ, यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पब्लिक इन्फो है, मिसलेनियस और ये फिंगरप्रिंट है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे मुझे शाह देखने को मिल रहा है। अब शाह एक हैशिंग एल्गोरिदम है। शाह 256 एक हैशिंग एल्गोरिदम है जो कि डाटा का हैश कंप्यूट करने के लिए यूज होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ब्राउजर के अंदर हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, और इसके अलावा हमारी पब्लिक की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है जो कि यूज होती है आपकी एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर। Hashing is a tool that ensures data integrity by taking binary data, the message, and producing a fixed length representation called the hash value or message digest। यानी कि हैशिंग एल्गोरिदम को मैसेज डाइजेस्ट भी बोला जाता है। हैशिंग एल्गोरिदम काम किस तरह से करते हैं कि ये एनी लेंथ ऑफ इनपुट डाटा लेते हैं, जो इनको डाटा की इनपुट मिलती है, उसके ऊपर एल्गोरिदम के थ्रू कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एट द एंड आपको एक फिक्स्ड लेंथ की आउटपुट जो है वो दे देते हैं।
जो कि आपका हैश फंक्शन होती है, हैश वैल्यू होती है। फिर सेंडर की तरफ से क्या होता है कि एक्चुअल डाटा और वो हैश वैल्यू दोनों अटैच होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और रिसीवर एंड के ऊपर जाके रिसीव होते हैं। रिसीवर एंड पे क्या होता है, मशीन क्या करती है, डाटा को अलग करती है और जो उसने हैशिंग वैल्यू रिसीव की है उसको अलग करती है। डाटा का दोबारा से हैश कंप्यूट करती है और सेम एल्गोरिदम के साथ, सेम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो उसको दोबारा से कंप्यूट करती है। कंप्यूट करने के बाद उसके बाद एक हैश उसके पास हैशिंग वैल्यू आती है। फिर वो उस हैशिंग वैल्यू को, जो हैशिंग वैल्यू उसने डाटा के साथ रिसीव की थी, उसके साथ मैच करती है। अगर तो दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, दैट मींस द मैसेज इज इंटीग्रल ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। मैसेज के अंदर कोई चेंज नहीं आए। अब अब बात करते हैं थोड़ी सी मजीद हैशिंग फंक्शन के बारे में, कि हैशिंग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको कंप्यूट करना इजी है। फॉर एग्जांपल, आप शाह 224 बिट का हैश फंक्शन यूज कर रहे हो और आपने 10 एमबी का डाटा पास किया है एल्गोरिदम को, तो जो हैश कंप्यूट होगा वो आपका 224 बिट का ही जो है ना वो कंप्यूट होगा, चाहे आप उसे 10 जीबी का डाटा पास कर दें। वो हैश जो कंप्यूट करके देगा वो आपको 224 बिट का ही कंप्यूट करके देगा। जिस स्ट्रेंथ का आप एल्गोरिदम यूज करेंगे उतनी स्ट्रेंथ, उसी के अकॉर्डिंगली हैश वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। अब आपने एक दफा कंप्यूट कर लिया है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि उस वैल्यू को कंप्यूट करके आप एक्चुअल डाटा फाइंड आउट कर लो। दिस इज सिग्निफिकेंटली हार्डर टू रिवर्स। कुछ टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन वो टेक्निक्स हैं जिनके साथ पॉसिबिलिटीज है कि डाटा क्रैक हो जाएगा। अदरवाइज देर इज नो पॉसिबल फंक्शन कि जिसके थ्रू आप उस वैल्यू को देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को देखते हुए आप उसकी एक्चुअल जो जो रियल उसका डाटा था उसको फाइंड आउट कर लो। इसकी एग्जांपल इसी तरह से कि जैसे आप कॉफी बीन्स हैं उनको आप ग्राइंड कर देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको ग्राइंड करने के बाद, उनको पाउडर बना देने के बाद दोबारा से आप उनको बीन्स के अंदर कन्वर्ट कर सको? डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल जो है ये काम हो सकता है, और मे बी इम्पॉसिबल भी हो सकता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कि इनपुट किसी भी लेंथ की हो, आउटपुट हमेशा एक फिक्स लेंथ की होगी, फंक्शन इज वन वे एंड इज नॉट रिवर्सिबल, कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, टू डिफरेंट इनपुट वैल्यूज विल ऑलवेज रिजल्ट इन डिफरेंट हैश, कि जब उसको इनपुट के अंदर वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी तो हमेशा आउटपुट डिफरेंट ही होगी, चाहे इनपुट के अंदर माइनर सा डिफरेंस भी है, चाहे डॉट का डिफरेंस है, चाहे कैपिटल लेटर का डिफरेंस है या स्मॉल लेटर का डिफरेंस है। अगर सेम है तो हमेशा हैश वैल्यू सेम आएगी, अगर डिफरेंट है तो हमेशा हैश वैल्यू डिफरेंट आएगी। देर आर मैनी मॉडर्न हैश एल्गोरिदम वाइडली यूज टुडे। टू ऑफ मोस्ट जो है उनके अंदर एमडी है, आपका मैसेज जस्ट 5 एल्गोरिदम है जिसको रोन रेवस ने बनाया है, और ये 128 बिट हैश वैल्यू आपको जनरेट करके देता है। दूसरा हमारे पास सिक्योर हैश एल्गोरिदम है जिसको यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी निस्ट ने जो है वो बनाया है, और इसको आप डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। SHA-224, 256, 384, 512, जिस तरह से आप इसकी इंक्रीज करते हो स्ट्रेंथ को, उसी तरह से आपके को ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा कॉस्ट जो है वो चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। फिर हमारे पास हैशिंग के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है साल्टिंग का। इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेसबुक है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक के ऊपर आप पासवर्ड स्टोर करते हो। अब बहुत सारे यूजर ऐसे हो सकते हैं जिनका पासवर्ड सेम होता है, हो सकते हैं ना, लाखों करोड़ों यूजर है फेसबुक के ऊपर, तो हो सकता है बहुत सारे यूजर का पासवर्ड सेम हो। तो फेसबुक भी पासवर्ड को, अगर तो वो पासवर्ड को एज अ प्लेन टेक्स्ट स्टोर करेगी ना अपने पास, तो वो एक किस्म का सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। तो टू इंश्योर दैट थिंग, फेसबुक क्या करती है कि जब आप पासवर्ड के लिए लॉगिन करते हो तो वो आपके पासवर्ड का हैश कंप्यूट करती है और उस हैश को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी हैश जो है वो जब भी आप लॉगिन करते हो, पासवर्ड देते हो, तो वो पासवर्ड का दोबारा से हैश कंप्यूट करती है और उस प्रीवियसली स्टोर्ड हैश के साथ मैच करती है। अगर तो दोनों आइडेंटिकल हैं तो अकॉर्डिंगली वो आपको एक्सेस दे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। अब इसमें ये हो गया कि बहुत सारे यूजर हैं जिनके पासवर्ड जो है वो सेम होते हैं, तो उसको फिर यूनिक बनाने के लिए साल्टिंग का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, कि अब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पे सेम होने के चांसेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, वो उस पासवर्ड के अंदर एक यूनिक साल्ट जो है वो ऐड करते हैं। वो साल्ट भी क्या है, ये पीस ऑफ डाटा ही है। वो साल्ट उस यूनिक पासवर्ड के अंदर ऐड करते हैं और वो हैश वैल्यू कंप्यूट करके वहां पे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे वो पासवर्ड जाएगा, फिर वो यूनिक साल्ट लिया जाएगा, उसको प्लस करके हैश कंप्यूट किया जाएगा, तो फिर आपकी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो जाएगी। इससे क्या होगा
कि अगर किसी का पासवर्ड सेम भी होगा तो उसका हैश वैल्यू जो है वो हमेशा यूनिक होगी। फिर हमारे पास एच मैक्स आ जाते हैं। इसमें साल्टिंग का कॉन्सेप्ट ही आपको नजर आता है, लेकिन इसमें सीक्रेट की जो है वो साथ इंबेड कर दी गई है। H makes strengthening hashing algorithm by using an additional secret key as input to the hash function। के इनपुट के टाइम पे जब प्लेन टेक्स्ट दिया जाता है तो उसके साथ वो सीक्रेट की भी दे दी जाती है, जैसा कि हम साल्टिंग के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। तो हैश फंक्शन जो है वो हमेशा आपको एक यूनिक वैल्यू कंप्यूट करके देगा। The use of HMAC goes a step further by just adding integrity insurance by adding authentication, and HMAC uses a specific algorithm that combines the cryptographic hash function with the secret key as shown in the figure। जैसे यहाँ आपको दिखाया। फिर आता है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट। अब डिजिटल सिग्नेचर इटसेल्फ होता क्या है? जैसे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर सिग्नेचर्स होते हैं, सेम वे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। जैसे आपने कोई डीड के ऊपर, किसी विल के ऊपर साइन किया और उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपने साइन किया, तो आप उसको फिर डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो किया था। और अब उसका जो प्रॉपर एक मैकेनिज्म है उसमें रिकॉर्डेड है कि आपने इन चीजों को साइन किया। सेम वे डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल सिग्नेचर्स यूज किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स आपकी आइडेंटिटी को भी प्रूव करते हैं, और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अगर आप उसको मैप करें तो जस्ट लाइक योर हैंड रिटन सिग्नेचर ही होती है। A digital signature is used to ensure or determine if someone edits a document after the user signs it। जब यूजर ने उसे साइन किया उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट को किसी ने एडिट किया या नहीं किया। A digital signature is a mathematical method used to check the authenticity, integrity of a message, digital document or software। कि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप किसी मैसेज की अथेंटिसिटी, के इस मैसेज को भेजा किसने, अगर डिजिटल सिग्नेचर साथ उसका अटैच है तो उसकी अथेंटिसिटी को आप चेक कर सकते हो, उसकी इंटेग्रिटी को आप वेरीफाई कर सकते हो, उसके डिजिटल डॉक्यूमेंट को या सॉफ्टवेयर को आप वेरीफाई कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स हैव द सेम लीगल इंपॉर्टेंस एज द मैनुअली साइंड डॉक्यूमेंट। डिजिटल सिग्नेचर आल्सो प्रोवाइड रेपुटेशन। रेपुटेशन का मकसद यू कैन नॉट डिनाई। अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया है, कोई ईमेल फॉरवर्ड की है और उसके साथ आपका डिजिटल सिग्नेचर अटैच्ड है, तो आप उसको बाद में डिनाई नहीं कर सकते कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा या मैंने सेंड नहीं किया। सेम वे एप्लीकेशंस के अंदर भी ऐसे ही होता है कि अगर आप इन रियल कोई मैसेज, कोई चीज सेंड की हो तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ आपका डिजिटल सिग्नेचर अटैच्ड होता है। पाकिस्तान के अंदर अभी ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे स्ट्रॉन्ग लॉज मौजूद हैं जो आपके डिजिटल सिग्नेचर के साथ बाइंड हैं। और अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्व होता है तो अकॉर्डिंगली फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको फेस करना पड़ता है। इवन के लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, वो आपको डिजिटल सिग्नेचर की बेस पे मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ हमारे पास ना लॉज मौजूद हैं और ना ही इस एविडेंस को जो है वो कंसिडर किया जाता है। इन जब कोई आपको साइबर के ऊपर जो है वो क्राइम देखने को मिलता है। हाउ डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी वर्क्स, काम कैसे करती है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज द बेसिस फॉर डिजिटल सिग्नेचर। जो हमारे पास एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली बेस है डिजिटल सिग्नेचर की। क्योंकि अ पब्लिक की एल्गोरिदम लाइक आरएस है जनरेट टू कीज, वन प्राइवेट अदर पब्लिक, द कीज आर मैथमेटिकल रिलेटेड। क्योंकि इसमें जो एल्गोरिदम होता है वो पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करता है एसिमेट्रिक में। और डिजिटल मैसेज के अंदर भी जो है वो आपकी डिजिटल सिग्नेचर के अंदर भी जो है वो आपकी की जो है वो यूज हो रही होती है। एलिस क्रिएट्स द मैसेज एड्रेस एंड इनक्रिप्ट्स इट विद हर प्राइवेट की। अब ये एक सिनेरियो आपको दिया गया, तो उसकी जो प्राइवेट की है वो उसका काइंड ऑफ एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी है, सॉरी डिजिटल सिग्नेचर भी है। उससे पता चल जाएगा कि ये प्राइवेट की एलिस की थी, तो एलिस की ही सोल ओनरशिप थी। दैट मीन्स कि उसको एलिस के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। फिर डिजिटल सिग्नेचर के बाद आता है जी हमारे पास डिजिटल सर्टिफिकेट। अब जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट इज इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। अब जिस तरह से इसकी एग्जांपल दी जाती है, आप चीज को उसके साथ मैप करेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक पासपोर्ट की अहमियत क्या होती है कि वो आपको, आप पाकिस्तान से उठ के गए हो अमेरिका में,
अमेरिका में किसी को आपके बारे में नहीं पता, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। उनको किसी चीज से गर्ज है तो आपके पासपोर्ट से। अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होगा तो उस पासपोर्ट को देखते हुए वो देख लेंगे कि आप ऑथराइज्ड हो ट्रैवल करने के लिए या नहीं हो, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आपकी पहचान क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वो उस पासपोर्ट के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। सेम वे हमारे साइबर वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट साइबर स्पेसेस के अंदर, डिफरेंट डिजिटल वर्ल्ड्स के अंदर हमारी आइडेंटिटी को जो है वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं और मतलब बताते हैं उनको डेट वी आर अ वैलिड पर्सन, और हमारी जो ऑथेंटिकेशन उनके साथ वो वैलिड हो जाती है इफ वी एक्वायर अ पर्टिकुलर डिजिटल सर्टिफिकेट। अब ये यूज किस तरह से होते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट एनेबल यूजर, होस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। कि उससे क्या है कि अब इंटरनेट के ऊपर आप हर रोज नए रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक रिसोर्सेज को मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट मौजूद है और वो डिजिटल सर्टिफिकेट एक ऐसी आइडेंटिटी ने इशू किया है जिसको वो ट्रस्ट करती है, तो डेफिनेटली जब वो डिजिटल सर्टिफिकेट को देखेगी तो वो मुझे भी ट्रस्ट करेगी। A digital certificate authenticate and verifies that user sending a message are who they claim to be। ये एक्चुअल वही यूजर है जो ये अपने आप को बता रहे हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट कैन आल्सो प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर द रिसीवर विद द मींस टू इनक्रिप्ट अ रिप्लाई। और डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर जो रिसीवर होता है उसके लिए ये फंक्शनलिटी होती है कि वो रिप्लाई को इनक्रिप्ट भी कर सकता है। वो किस तरह से कि डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर उसको की मिल जाएगी, पब्लिक की मिल जाएगी सेंडर की, और वो उसी के साथ मैसेज को डिक्रिप्ट कर इनक्रिप्ट करके भेज देगा वापस, और वहां पे वो जब वापस जाएगा तो दोबारा तो उसको वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। अब डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया और पूरी दुनिया के अंदर जिसने भी डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करना होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसके लिए बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं, रजिस्टर्ड अथॉरिटीज होती हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो कि आपको सर्टिफिकेट्स इशू कर सकती हैं, और वो सारी की सारी एक सेम लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करती हैं, जिसको X.509 बोला जाता है। X.509 इज द स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट एंड द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज टू मैनेज डिजिटल सर्टिफिकेट्स। इसके थ्रू आप ये दोनों चीजें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी और डिजिटल सर्टिफिकेट सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी जो है वो आप इसी स्टैंडर्ड के थ्रू करते हो। पीकेआई इज के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इज द पुलिस रोल एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट, बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या डिजिटल सर्टिफिकेट्स को रिवोक करने के लिए यूज की जाती है। सर्टिफिकेट नंबर के अंदर हो क्या, सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो वर्जन नंबर होता है कि जैसे यहाँ पे X.509 वर्जन है। सीरियल नंबर क्या है? सर्टिफिकेट एल्गोरिदम आइडेंटिफायर यहाँ पे होगा, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि सर्टिफिकेट को किस एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो किया गया है। इशूअर नेम, जिसने इशू किया है, कितनी देर के लिए इशू किया है, जिसको इशू किया है उसका नाम, सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट की जिसको इशू किया है उसकी पब्लिक की इंफॉर्मेशन, ताकि रिसीवर ने अगर मैसेज को इनक्रिप्ट करना है तो इस पब्लिक की मदद से वो इनक्रिप्ट कर सकता है, और इसी की मदद से वो उसे आइडेंटिफाई भी कर सकता है कि ये पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है ये किस यूजर को बिलोंग कर सकता है, उसकी करता है उसकी पब्लिक की इंफॉर्मेशन से। इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं इसके अंदर, कि जिसने इशू किया है उसके यूनिक आइडेंटिफायर होंगे ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। सब्जेक्ट के यूनिक आइडेंटिफायर होंगे जिसको इशू किया गया है। कुछ एक्सटेंशन हो सकती हैं इसके अंदर, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसने सर्टिफाई किया है उसके डिजिटल सिग्नेचर। अब जैसे यहाँ पे भी आपको देखते हैं तो आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। व्यू सर्टिफिकेट्स के ऊपर देखें तो आप webex.com है, और ये हाइड्रेंट सर्वर सीए, हाइड्रेंट ट्रस्ट कमर्शियल रूट सीए, ये सीए क्या है? ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। ये देखिए, हाइड्रेंट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट सर्विस, ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो कि ट्रस्टेड सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और ये आइडेंट ट्रस्ट हमारे पास रूट सी है। अच्छा जी, हैशिंग एल्गोरिदम का मैंने आपको एट स्टार्ट बताया कि ये इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए होते हैं। इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट है ना आपको? इंटेग्रिटी क्या होती है?
इंटेग्रिटी इज दैट योर डाटा इज एक्यूरेट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, उसमें कोई भी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हैशिंग फंक्शन यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने सिस्टम से एक फाइल सेंड की है, अमेरिका के अंदर कोई आपका दोस्त, कोई आपका टीम मेंबर था, उसको आपने भेजी है। अब जैसे ही आपके सिस्टम से आपने वो डाटा सेंड किया है, तो आपके सिस्टम ने क्या किया है, उसका हैश कंप्यूट किया है, उस हैश को डाटा के साथ अटैच करके रिसीवर एंड पे उसे भेज दिया है। रिसीवर एंड पे जो आपका सिस्टम था, उस सिस्टम ने क्या किया है, डाटा को अलग कर दिया और हैश को अलग कर दिया। डाटा का दोबारा से हैश कंप्यूट किया है, जो डाटा उसे रिसीव हुआ है। अब उस डाटा का हैश उसने सेम एल्गोरिदम के साथ कंप्यूट किया, सेम स्ट्रेंथ के साथ। तो अगर सेम डाटा है तो जो हैश कंप्यूट होके आएगा, उस हैश को वो अलग कर देगा, और जो डाटा के साथ उसे हैश रिसीव किया है, उस उन दोनों हैशेस को फिर वो कंपेयर करेगा। अगर तो वो दोनों हैश सेम हैं, डेट मीन्स डाटा इंटेग्रल है, डाटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं आई। हमने हैशिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज के अंदर भी यही पढ़ा है कि अगर माइनर सा चेंज भी आएगा तो हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और अगर वैल्यू सेम है, डाटा इनपुट सेम है और हैशिंग एल्गोरिदम सेम है, तो रिजल्ट में हैश हमेशा सेम आएगा। तो सेम वे में जो रिसीवर एंड के ऊपर वो सेम डाटा का हैश कंप्यूट करेगा, अगर तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई 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 होंगी, तो वो क्या होगा, उसका हैश चेंज हो जाएगा, और जो उसे हैश रिसीव हुआ डाटा के साथ, उसके साथ वो मैच नहीं करेगा। तो डेट्स वाई उसे पता चल जाएगा कि डाटा इंटेग्रल नहीं है। और अगर वो दोनों आइडेंटिकल है, मैच करेंगे, दैट मींस इन बिटवीन कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं और डाटा आपका इंटेग्रल है। जो मेन पर्पस है हैशिंग का, वो यही होता है कि आपने इंटेग्रिटी को इंश्योर करना होता है हैशिंग के थ्रू, कि डाटा इंटेग्रल है, डाटा ट्रस्टवर्थी है या नहीं है। अब डेटाबेस, अब इंटेग्रिटी इन्फोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू के अंदर नहीं हो रही होती। अगर हम अपनी डिजिटल अपने साइबर वर्ल्ड, सॉरी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी देखते हैं, तो हमें हर जगह के ऊपर जहां डाटा के साथ मैनिपुलेशन हो रही है, डाटा को हैंडल किया जा रहा है, इंटेग्रिटी वहां पे हमारा प्राइम फोकस है कि जो डाटा हमारे पास आ रहा है, जिस डाटा के साथ हम डील कर रहे हैं, वो डाटा एक्यूरेट है, रिलायबल है। इसी तरह से जब डेटाबेस के अंदर आप डेटा स्टोर कर रहे होते हो, तो वहां पे भी आप डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर करते हो। डेटाबेस प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे टू स्टोर, रिट्रीव एंड एनालाइज डाटा। अच्छा, मीनवाइल हम ये कर लेते हैं कि हम ना अपनी वर्चुअल मशीन को भी लोड कर लेते हैं, ताकि इस लेक्चर के बाद हम अपनी कुछ लैब्स जो हैं वो आज परफॉर्म कर सकें। तो मैं वर्चुअल बॉक्स को ऑन करता हूँ, फाइल, इंपोर्ट अप्लायंस पे जाऊंगा। अब आप देख लें मैं मशीन किस तरह से लोड कर रहा हूँ। ये मशीन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका डाउनलोडिंग लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब ये मेरे पास जहाँ पे आपने फिर वो डाउनलोड करनी है मशीन, आपने उस आके लिंक को यहाँ ओपन कर देना यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपका लिंक लोड हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेज को आपके सिस्टम से चाहिए, इसने फेच कर ली हैं। और यहाँ पे आप इसे फिनिश पे क्लिक करते हो और इसने आपके यहाँ पे मशीन को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम वापस आते हैं डेटाबेस इंटेग्रिटी पे। डेटाबेस को यूज क्यों किया जाता है? अगर आप इसको फिजिकल वर्ल्ड के साथ मैप करते हो, तो पहले आपका बुक्स के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता था, और अगर डाटा को फाइंड आउट करना होता था तो आप जस्ट उस पर्टिकुलर जो भी आपका रजिस्टर है या लेजर है, उसके साथ एक उसका जो है वो नेविगेशन स्टार्ट वाले पेजेस होते थे, उनके थ्रू आप देख लेते थे कि कौन सा डाटा कहाँ पे मौजूद है, और उसको आप वहां पे जाके एक्सेस कर लेते थे। लेकिन डेटाबेस ने इन सारी चीजों को फर्दर एफिशिएंट कर दिया। किस तरह से? डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और एनालाइज करना जो है वो बहुत ईजी हो गया एज डाटा कलेक्शन। और इसकी वजह से क्या है, डाटा कलेक्शन भी बढ़ गई है। पहले आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा आपका स्टोर हो रहा था, नोट डाउन हो रहा था, और नाउ अ डे आपका डेटाबेसेस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो आपका स्टोर हो रहा होता है फ्रॉम ह्यूज सोर्सेज। As data collection increase and data becomes more sensitive, it is important for cybersecurity professionals to protect the growing number of databases. Data integrity refers to the accuracy, consistency and reliability of data stored in a database. कि जो डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है वो डाटा एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है एंड रिलायबल है।
डेटाबेस इंटेग्रिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं, द फोर डेटाबेस इंटेग्रिटी रूल्स आर कंस्ट्रेंट्स आर एस फॉलोज। सबसे पहले क्या है जी, एंटिटी इंटेग्रिटी आती है। ऑल रोज मस्ट हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड अ प्राइमरी, कि हर रो जो है, एवरी रो शुड हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये आईडी की सूरत में हमें एक प्राइमरी की मिल रही है जो हर यूजर के लिए सेम होगी, मतलब सॉरी यूनिक होगी, क्योंकि बाकी के जो कॉलम्स हैं हो सकता है उनमें सेम डाटा आ जाए। अब हो सकता है कि एक एम्प्लॉय है, उसका नाम है एलिजाबेथ एंडरसन, तो हो सकता है एक दूसरा एम्प्लॉय भी हो जिसका सेम नाम हो और वो सेम कंपनी को बिलोंग कर रहा हो। तो इन दैट सिनेरियो आपकी डेटाबेस एम्बिगस हो सकती है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए प्राइमरी की ऐड की गई है ताकि हर रो के अंदर एक यूनिक डाटा जो है वो एग्जिस्ट करे। देन वी हैव डोमेन इंटीग्रिटी। ऑल डाटा स्टोर्ड इन अ कॉलम मस्ट फॉलो द सेम फॉर्मेट एंड डेफिनेशन। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट नेम जो है वो कंपनी वाले कॉलम में स्टोर किया हुआ है और फर्स्ट और जो कंपनी नेम है वो फर्स्ट नेम वाले कॉलम में, मतलब जो कॉलम की डेफिनेशन है जिसके लिए कॉलम बना है सिर्फ और सिर्फ वही डाटा कॉलम के अंदर ऐड होना चाहिए। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी, अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड बाय यूजर व्हिच डज नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द अदर कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, अ कस्टमर प्लेसेस अ न्यू ऑर्डर। अब इसमें यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी भी होती है, यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है ना वो चीजों को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है जिसने के एक न्यू ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन वो कस्टमर आपका पुराना कस्टमर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास मौजूद है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लेट्स से किसी रेस्टोरेंट को कॉल करते हो जिसके साथ आप रूटीनली ऑर्डर प्लेस करते हो। अब ये भी कस्टमर डाटा को नाउअडेज मेंटेन करते हैं। अब आपने अगर पहले से ऑर्डर किया है, जैसे ही आपका फोन नंबर वो देखेगा, वो आपसे कंफर्म करेगा, सर आप पर्टिकुलर कस्टमर बोल रहे हैं, आपका ये एड्रेस है, ये सारी चीजें, और वो आपसे आपका ऑर्डर पूछेगा और डेटाबेस में मौजूद जो डाटा है उसके साथ ऑर्डर जो है वो पंच कर देगा। लेट्स से अब आप एक न्यू कस्टमर हो, उस रेस्टोरेंट के साथ आपने पहले कभी ऑर्डर नहीं किया। जैसे ही आप उसे कॉल करते हो, पहले आपसे नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका वैलिड नंबर पूछेगा, उसको अकॉर्डिंगली डेटाबेस के अंदर एंटर करेगा और फिर आपसे बोलेगा अब अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करें। तो इसी तरह से ये यूजर डिफाइंड इंटेग्रिटी होती है, वो एज पर द बिजनेस नीड वो डिफाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह से फिर वो डेटाबेस के अंदर रोम रखते हैं जिसके थ्रू वो आने वाले न्यू ऑर्डर्स को साथ इम्बेड किए जाते हैं पुराने डाटा के साथ ही। The user first checks to see if this is a new customer. If it is, the user adds the new customer to customers table. Otherwise वो क्या करेगा, उसके साथ वो कर देगा। फिर आते हैं हमारे पास a validation rule checks the data falls within the parameters defined by the database designer। ये कुछ डेटाबेस वैलिडेशन रूल होते हैं, जैसा कि हम भी देखते हैं जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कहीं डाटा एंटर कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो डेवलपर होता है जिसने वो फॉर्म बनाया होता है उसने कुछ वैलिडेशन चेक लगाए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सीएनएससी का टैब है तो वहां पे आपका नंबर ही जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, वहां पे आप करेक्टर्स नहीं लिख सकते क्योंकि सीएनआईसी जो है वो हमेशा आपका नंबर की सूरत में होता है। फिर आपका सीएनआईसी जो है वो 13 नंबर्स का है, तो वो एक चेक लगा सकता है इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए कि यूजर जो है वो गलती से 14 डिजिट ना लिख दे या 11 डिजिट ना लिख दे, तो वो उस पर लिमिट लगा देता है कि ये 13 ही होगा। तो यूजर अगर गलती से 12 लिख के भी सबमिट करता है तो सिस्टम एरर दे देता है और यूजर को पता चल जाता है कि यार मैंने अपना जो सीएनआईसी है वो गलत लिखा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे साइज है, चेक्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ डाटा आइटम। फॉर्मेट है, चेक्स द डाटा कंफर्म टू अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट के डाटा, जैसे मैंने बताया कि अगर सीएनआईसी है तो इट शुड बी नंबर्स रेदर देन द कैरेक्टर्स। कंसिस्टेंसी है, चेक फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ कोड्स इन रिलेटेड डाटा आइटम्स। रेंज है, चेक्स द डाटा लाइज विद इन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया सीएनआईसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 13 कैरेक्टर्स हो सकती है। इसी तरह से आपके फोन नंबर हो सकते हैं जिनकी रेंज डिफाइंड हो सकती है। चेक डिजिट्स आ जाते हैं, provides for an extra calculation to generate a check digit for error detection। कि उसमें क्या है, चेक डिजिट से क्या होता है, एरर डिटेक्शन परफॉर्म होती है। वो देखते हैं कि आपके सारे के सारे कॉलम्स के अंदर डाटा वैलिड है। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो एक सारी की सारी वैल्यू कंप्यूट होती है और वहां पे अगर आपने नहीं किया तो आपको एरर आ जाता है। डेटाबेस इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स, तो इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर फिलिंग होनी चाहिए, ट्रस्टवर्थीनेस होनी चाहिए, डाटा इस तरह से स्टोर होना चाहिए कि वो यूजफुल रहे विद इन द डेटाबेस। टेबल, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, डाटा विद इन ईच फील्ड, ये सब चीजें मिल के डेटाबेस बना रही होती हैं। तो हर रो के अंदर हर
कॉलम के अंदर जो डाटा है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए. इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटाबेस फिलिंग सिस्टम, यूजर मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स. Entity integrity is an integrity rule which states that every table must have a primary key and the column, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर भी डिस्कस किया. और फिर इस तरह से होता है कि कुछ टैब्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको डाटा इंटर करना जो है वो सिस्टम उसके लिए आपको मस्ट कर देता है, जैसे आपको स्टैटिक मिलता है. और कुछ जो है वो कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूजर के पास जो है वो लेट्स से सम टाइप ऑफ ग्रे एरिया होता है कि वो वहां पे चाहें तो अगर उनके पास डिटेल है तो वो मेंशन कर दें, अगर उसे एम्प्टी भी छोड़ दें तो डेटाबेस एक्सेप्ट करती है. Another important integrity check is referential integrity, which deals with the foreign keys. A foreign key in one table reference a primary key in second table. के जो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है वो उसकी फॉरेन की या रेफरेंस की होती है किसी दूसरे टेबल के लिए. द प्राइमरी की फॉर अ टेबल यूनिकली आइडेंटिफाइज एंटिटीज रोज इन द टेबल. रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन्स द इंटेग्रिटी ऑफ फॉरेन कीज. और फिर यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि अगर एसएसएन का जो है वो कॉलम है जहाँ पे डाटा एंटर हो रहा है तो उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इसकी 9 इंटीजर्स ही हों तो डाटा काउंट होगा, उसका फॉर्मेट ये स्पेसिफाइड हो तो डाटा काउंट होगा. इंटर्ड और मॉडिफाइड बाय कस्टमर ओनली, कि उसको सिर्फ कस्टमर ही इंटर कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. मस्ट बी वैलिडेटेड. अब ये नहीं कस्टमर ने कोई इंफॉर्मेशन ऐड की है और उसको जो है जो डेवलपर है या डेटाबेस हैंडलर है वो उसको चेंज कर दें. इसी तरह से अगर क्रेडिट कार्ड नंबर की इंफॉर्मेशन है तो उस पर भी आप अकॉर्डिंगली डोमेन इंटेग्रिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली यूजर बाउंड होगा डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए. ईमेल एड्रेस के लिए फिर अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है आज का वो भी कंप्लीट होता है. कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है जी तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करते हैं आज के हमारे फर्स्ट लैब की तरफ. ये लैब भी इंशाल्लाह आज आपको जब आपकी रिकॉर्डिंग लिंक रिसीव होगा तो उसी के साथ आपको ये लैब्स जो हम परफॉर्म करेंगे इनके लैब मैनुअल्स भी रिसीव हो जाएंगे जो कि आपको लैब परफॉर्म करने के अंदर मदद करेंगे. सिस्को और इसका पासवर्ड है हमारे पास पासवर्ड. आप कौन से डॉक्यूमेंट बोल रहे हो? आप जिन जिन स्लाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ उन स्लाइड्स की बात कर रहे हो? तो दीज आर द इंस्ट्रक्टर स्लाइड्स, वी आर नॉट अलाउड टू शेयर दीज. और सेकेंडली इन स्लाइड्स के अंदर जो डाटा है वो बहुत लिमिटेड है आपके पास ना. इंस्ट्रक्टर जस्ट उन पॉइंट्स को देखता है और फिर उनको आप खुद से डिफाइन करता है चीजों को. तो इससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा डिटेल्ड कंटेंट आपके पास आपके कोर्स के अंदर पड़ा है. आप नेटकैट के ऊपर जाएं, लेगेसी नेटकैट के ऊपर क्लिक करें. नेटकैट के ऊपर जाके आप लेगेसी नेटकैट पे क्लिक करें. असेंशियल्स को आप साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स कोर्स को लॉन्च करें. तो चैप्टर्स पढ़ें, उन चैप्टर्स को एक्सप्लोर करें. जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिस चैप्टर से पढ़ाया उस चैप्टर को आप टारगेट करें. सारा का सारा डाटा इन डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगा, विद एग्जांपल मिलेगा. और कुछ के अंदर तो आपके पास वीडियोस मौजूद हैं जिनके थ्रू आप कॉन्सेप्ट को फर्दर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. अनूप मसीह जी, सबका पासवर्ड सेम होगा इस मशीन के लिए, सबका पासवर्ड सेम होगा. और सारे के सारे पासवर्ड मैं जब आपको लैब मैनुअल भेजूंगा ना तो उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि लैब्स किस तरह से परफॉर्म करनी है. अच्छा, अब इसकी ना कुछ लैब्स हैं जो कि हैं आपकी सिंपल ब्राउजर के थ्रू होने वाली, तो उनको भी देख लेते हैं. साइबर सिक्योरिटी जॉब हंट की ये लैब है, इंस्ट्रक्टर वर्जन है. इसमें वो आपको बोलता है कि आप डिफरेंट
जो जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जाएं और साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट जॉब्स को एक्सप्लोर करें। देखें कि जॉब्स किन जॉब रोल्स के साथ ऑफर हो रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी सैलरीज क्या हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जॉब को टारगेट करते हो तो उसके लिए कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। और अगर उस जॉब के लिए आप प्रिपेयर करते हो या उसको टारगेट करते हो तो आफ्टर रिक्वायरिंग आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, मैंने शायद बंद कर दी है। तो यहाँ पे वो आपको कहता है जी कि कुछ हैं, हम indeed.com पे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास जॉब एग्रीगेटर साइट्स मौजूद हैं। तो लेट्स से हम चलते हैं इंडीड पे। चलिए मैं ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब सर्च करता हूँ। अब ये देखें, साइबर सिक्योरिटी लेवल 2 एनालिस्ट की जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। 5 दिन पहले से पोस्ट किया गया है, फुल टाइम की ये पोस्ट है। stn.pk लाहौर की तरफ से पोस्ट हुई है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। व्हाट यू विल डू, द साइबर सिक्योरिटी लेवल 2 एनालिस्ट इज एन एस्टेब्लिश्ड रोल विद इन कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम CSIRT, carrying integral responsibility for recognizing, assessing, and mitigating potential security cyber security threats. The ideal applicant will possess a robust expertise in as well as enthusiasm for cyber security incident management, threat exploration, detection, engineering फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसमें जो है वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स को जो और जो आपकी सर्टिफिकेशन है CSIRT की उसको जो है वो फॉलोअप किया गया है। इस इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू। अब यहाँ पे आपके पास सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। कोलैबोरेट क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू डेवलप रिफाइन हंटिंग मेथोडोलॉजीज लेवरेजिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज। और यहाँ पे ये ओसेंट का जिक्र जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। खैर ये आपके पास एक हाई लेवल ऑफ जॉब है साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में, और अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी भी फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स अराउंड 3.5 lakhs। Microsoft 365 security analyst, cyber security and compliance analyst, cyber security risk analyst information, S&P ग्लोबल की तरफ से जो है वो ऑफर हो रही है। फिर ये प्रिंसिपल सोक एनालिस्ट है, सेकॉप एनालिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, कंप्लायंस सोक एनालिस्ट, मतलब डिफरेंट आपके पास हैं। और यहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप से रिलेटेड भी सर्च आउट कर सकते हो। जो भी आप जॉब रोल एक्वायर करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, उसके लिए आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली उनकी जॉब डेजिग्नेशन उन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। ये ऑनलाइन जॉब नहीं है, ये इसमें फिजिकल भी हैं ऑनलाइन भी हैं। इंडीड है आपके पास, लिंक्डइन है आपके पास, और बहुत सारे जो है ना वो जॉब एग्रीगेटर साइट्स हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर rosie.pk भी है, कुछ और भी हैं। देन हमारे पास एक लैब आती है थ्रेड आइडेंटिफिकेशन की, जिसको आप लोगों ने सेल्फ पेज के ऊपर एक्सप्लोर करना है। इन स्टेप यू विल रिसर्च थ्रेड्स, क्लिक हेयर। आप इस पे क्लिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू द वीडियो, व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस वेपन इन द वर्ल्ड, व्हाई डू यू एग्री। तो इसके आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो आपने फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये एक सेल्फ पेस लैब है, आप इसको अपने एंड के ऊपर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, प्रोटेक्टिंग योर डाटा, इंप्रूव योर गूगल अकाउंट सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रोटेक्ट किस तरह से करना है। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे इस लिंक को, तो आपको पता चलेगा गूगल किस तरह से आपको डाटा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और अकॉर्डिंगली फिर कुछ क्वेश्चंस के आपने यहाँ पे आंसर देने। इस तरह से हमारे पास फोर्थ लैब आ जाती है।
इसमें सिंपली आपको कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, उनकी डाटा की डायमेंशंस क्या हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, और उनके काउंटर मेजर और सेफगार्ड्स वगैरह। फिर ये इक्विजलेट है जिसको आप ऑनलाइन जाके सॉल्व कर सकते हो और अपने नॉलेज को टेस्ट आउट कर सकते हो। अब यहाँ से हमारी एक्चुअल लैब्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। इंस्टॉलिंग अ वर्चुअल मशीन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। ऑब्जेक्टिव्स दो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 है जी प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर विजुअलाइजेशन, एंड पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम उस कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल मशीन को इंपोर्ट करेंगे। अब इस इन्वायरमेंट को अपने सिस्टम के ऊपर रेडी करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वर्चुअल बॉक्स आप डाउनलोड करोगे इस लिंक से, और एकल टेक नेटवर्क, जैसे कि ये लिंक आपके पास मौजूद है, इसे यहाँ से आप करोगे कॉपी, और यहाँ पे जाके आप इसे पेस्ट करोगे। तो ये आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। 64 बिट का है तो आप विंडोज इंस्टॉलर है तो विंडोज कर सकते हो, और बाकी आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली वर्जन यहाँ पे मौजूद है। एक तो आपने ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। वी हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप जी, और ना ही हम इसको रिकमेंड करते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये गूगल ड्राइव का लिंक मौजूद है, ठीक है। इस लिंक को आप एक्सप्लोर करेंगे। ये लिंक, ये सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने प्लेस किया है, मेरी ड्राइव का लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी कि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं अलाउ करूंगा तो आप यहाँ से ये इमेज फाइल डाउनलोड कर लेंगे जो हमने वर्चुअल मशीन के अंदर इंपोर्ट करनी है। उसके बाद इसको इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारी की सारी गाइडलाइंस आपको वन बाय वन यहाँ पे बताई गई हैं, जिनको फॉलो करके सक्सेसफुली आप अपने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को जो है वो रेडी कर सकते हो। फिर हमारे पास एक्चुअल लैब आ जाती है एथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग की। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक सिनेरियो दिया गया है, हम सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट एथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल। वेरीफाई करेंगे यूजर्स को, ग्रुप्स को और उनके पासवर्ड्स को। फिर हम यूजर्स को सिंबॉलिक परमिशंस और एब्सोलूट परमिशंस के थ्रू जो है वो हम उन्हें, उनके ऊपर परमिशंस जो है वो लगाएंगे। इस लैब को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह परफॉर्म हम कोशिश करते हैं इसे नेक्स्ट सेशन के अंदर परफॉर्म कर लें, क्योंकि हमें एक या दो सेशन जो है वो मजीद करना पड़ेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम तक ये है कि आप सब लोग जिन्होंने परफॉर्म करना है, आप लोग फिर अपने सिस्टम्स के ऊपर चीज़ों को रेडी कर लेंगे, तो आपके लिए प्रैक्टिस करना जो है वो इसके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइनक्स एनवायरनमेंट के अंदर जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास लाइनक्स एनवायरनमेंट है। अब इसके अंदर मल्टीपल यूजर हमारे पास मौजूद हैं। हमने उन मल्टीपल यूजर्स को जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, उनके राइट्स हमने देखने हैं। वो यूजर, उन यूजर कुछ कुछ ग्रुप, कुछ यूजर हम खुद से क्रिएट करेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। उन यूजर्स को फिर हम कुछ परमिशन असाइन करेंगे, फिर उन यूजर्स को हम किसी ग्रुप के अंदर प्लेस करेंगे, फिर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन उन यूजर के ऊपर लगाएंगे और उन रिस्ट्रिक्शंस को टेस्ट करेंगे कि वो उनके ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं या नहीं। वो रिस्ट्रिक्शन हम परमिशंस के थ्रू कर रहे होंगे, तो सिंबॉलिक परमिशंस और एब्सोल्यूट परमिशंस जो हैं वो हमारे पास आती हैं। तो या ऐसा करें कि अभी 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर हम इसको आज ही परफॉर्म कर लेते हैं।
डेफिनेटली। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। हमारे पास पार्ट 1 है एडिंग ग्रुप यूजर एंड पासवर्ड एनालिटिक्स। टर्मिनल ओपन करेंगे और स्टेप 2 में हम सुपर यूजर के राइट लेंगे विद द हेल्प ऑफ sudo su। सुपर यूजर रूट यूजर होता है बेसिकली, रूट यूजर आपकी सारी की सारी मैनेजमेंट लाइनक्स के अंदर परफॉर्म कर सकता है। स्टेप 3 के अंदर हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे एचआर के नाम से। उस ग्रुप को हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एक यूजर क्रिएट करेंगे, उसको एचआर ग्रुप में प्लेस करेंगे और फिर एक और यूजर क्रिएट करेंगे और उसको भी हम एचआर ग्रुप में प्लेस करेंगे और फिर उनकी पास डब्ल्यूडी को फाइल को वेरीफाई करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। सुपर यूजर के राइट्स के लिए वो आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। अब हमने ग्रुप ऐड एचआर के थ्रू ग्रुप क्रिएट किया है एचआर। अब वो हमसे कहता है जी कि इस ग्रुप को आप वेरीफाई करो। कैट की कमांड होती है डिस्प्ले कराने के लिए कुछ भी, ईटीसी, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसे ग्रुप। उसे मैंने कहा है जी कि दिखा दो कैट से जो कुछ भी है, ईटीसी जो कुछ भी है ग्रुप के अंदर। तो उसने मुझे सारे के सारे ग्रुप जो है वो यहाँ पे दिखा दिए। हमने क्रिएट किया था एचआर ग्रुप, तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास एट लास्ट एचआर ग्रुप हमें शो हो रहा है जो अभी हमने क्रिएट किया, और साथ उसकी आईडी भी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ से हम यूजर ऐड करना स्टार्ट करते हैं जी। ऐड यूजर की कमांड है हमारे पास, ऐड यूजर जेनी। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करते हैं वो हमसे उसका पासवर्ड जो है वो प्रॉम्प्ट करता है। तो पासवर्ड इसका हम रखते हैं एल ए सोशल। पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं आप जो आपको याद रहे। फुल नेम हम इसका इंटर कर देते हैं जेनी, और बाकी की डिटेल्स हम रहने देते हैं। इज द इंफॉर्मेशन करेक्ट, वाई से यस, और ये हमारा यूजर जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस यूजर को यूजर मोड इसका डिफाइन करना है, ये किस ग्रुप में प्लेस होगा। यूजर मोड है जी कि यूजर ग्रुप में प्लेस होगा, डैश जी ये बता रहा है। और आगे अब हमने ग्रुप का नाम मेंशन करना है। ग्रुप का नाम है एचआर। राइट नाउ हम एज अ रूट यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब एचआर यूजर एचआर ग्रुप है, किस यूजर को एचआर ग्रुप के अंदर प्लेस करना है, वो है हमारे पास जेनी। तो ये हमारा अब जेनी जो है वो एचआर ग्रुप में जा चुका है। अब हमने एक और यूजर क्रिएट करना है, ऐड यूजर जॉय। पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, इसका पासवर्ड दे देते हैं हम टूथ, TOOTH। फुल नेम जॉय, इंफॉर्मेशन यस करेक्ट। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इस यूजर जॉय को प्लेस करना है एचआर ग्रुप के अंदर। यहाँ पे हम क्यूरी को दोबारा से नेविगेट करेंगे और यूजर मोड डैश जी एचआर जॉय। अब हमारा जॉय यूजर भी जो है वो जा चुका है एचआर ग्रुप के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी पास डब्ल्यूडी फाइल देखनी है। पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर जितने भी यूजर हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि वो यूजर यूजर कौन से हैं, यूजर की ग्रुप आईडीज क्या हैं, उनकी डायरेक्टरीज क्या हैं, वो यूजर कहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो ये अकॉर्डिंगली जैसे ही मैंने पास डब्ल्यूडी फाइल को मॉनिटर किया है तो ये पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। दूसरी फाइल जो इसमें होती है वो होती है आपकी शेडो फाइल। इन यूजर नेम्स के अगेंस्ट जो हैशेस हैं ना, आपके पासवर्ड के हैश जो हैं वो आपके शेडो फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो जब मैं पासवर्ड देता हूँ तो पासवर्ड का हैश कंप्यूट होके शेडो फाइल के पास जाता है, और वहां पे जाके वो हैश जो है वो मैच होता है। अगर तो आइडेंटिकल है तो मुझे अलाउ मिलता है। हमने यूजर क्रिएट किया था जेनी,
तो ये जेनी है यूजर, और ये उसका हैश आगे कंप्यूटेड है। यहाँ पे हमारे पास यूजर है जॉय, और ये जॉय का हैश यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटेड है। तो ये हमने अभी तक यूजर क्रिएट किए, उनको ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया, और उनकी पास डब्ल्यूडी फाइल और शेडो फाइल जो है वो हमने देखी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन यूजर्स के ऊपर परमिशंस जो है वो हमने इंप्लीमेंट करनी है। अब हमने सिंबॉलिक परमिशंस जो है वो हमने यूज करनी है। अब हम यूजर स्विच करते हैं, एज जेनी यूजर जो है वो टर्मिनल पे लॉगिन होते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे रूट एट उबंटू आ रहा है। अब जैसे ही मैं su-l जेनी पे करता हूँ, उसने मुझे जेनी एट उबंटू कर दिया। राइट नाउ मैं टर्मिनल में एज जेनी यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जब भी आप टर्मिनल के अंदर काम कर रहे होते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी डायरेक्टरी होती है, वर्किंग डायरेक्टरी। जिस रिसोर्सेज के साथ आप काम करना चाह रहे हो, जिसको एक्सेस करना चाह रहे हो, अगर आप उस डायरेक्टरी में मौजूद हो तो आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ता है टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो राइट नाउ हम होम एट जेनी पे मौजूद हैं, तो मैं इसको cd और ये डबल डॉट देता हूँ, तो मुझे उसके होम के ऊपर ले आया। यहाँ पे ls-l की कमांड देता हूँ, तो ls-l मुझे बताता है कि होम के ऊपर कौन कौन से यूजर एग्जिस्ट करते हैं। तो होम के ऊपर सिस्को, जेनी और जॉय, ये 3 यूजर हैं करंटली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इन तीनों यूजर के स्टार्ट में जो है आपको ये कुछ फील्ड्स मिल रही हैं, सिस्को, जेनी, कुछ फील्ड मिल रही हैं, DRWX, R-X, R-X। ये वो फील्ड्स हैं जो कि परमिशंस के बारे में बताती हैं। लाइनक्स के अंदर हर चीज जो है वो या तो एज अ फाइल ट्रीट हो रही होती है, या एज अ डायरेक्टरी ट्रीट हो रही होती है। अगर तो डायरेक्टरी ट्रीट हो रही है तो आपको एट स्टार्ट यहाँ पे डी देखने को मिलेगा, और अगर एज अ फाइल ट्रीट हो रही है तो आपको डैश का सिंबल देखने को मिलेगा। और डी के बाद जो पहले 3 वर्ड्स हैं वो आपको यूजर के राइट्स बता रहे हैं, जो उसके बाद 3 वर्ड्स हैं वो आपको ग्रुप के राइट्स बता रहे हैं, जो उसके पास बाद 3 कैरेक्टर्स हैं वो आपको अदर्स के राइट बता रहे हैं। इनको मजीद मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ। ये आप देखें, द फर्स्ट फील्ड इज डैश फॉर अ फाइल एंड अ डी फॉर अ डायरेक्टरी। 2 से लेके 4 तक जो फील्ड है वो यूजर के राइट्स बताती है। 5 से लेके 7 तक जो फील्ड है वो ग्रुप के राइट्स बताती है, और 8 से लेके 10 तक जो फील्ड्स है वो अदर यूजर के राइट्स बताती है। वो यूजर जो आपके सिस्टम पे तो मौजूद हैं लेकिन आप वाले सेम ग्रुप के अंदर प्लेस्ड नहीं है। R stands for read, W stands for write, X stands for execute। ये 3 तरह के जो है वो राइट्स होते हैं किसी भी रिसोर्स के ऊपर ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। cd जॉय मैंने दिया और वो जॉय डायरेक्टरी के अंदर चेंज हो गया। दोबारा से मैं, यानी कि यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि हम जॉय को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं एज जेनी यूजर, एज जेनी यूजर ही है, लेकिन करंटली हम जॉय डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। मैंने आपको बताया जो भी चीज है वो एज अ डायरेक्टरी ट्रीट होगी या एज अ फाइल ट्रीट होगी। और यहाँ पे दोबारा से मैं cd डॉट डॉट दे के होम के ऊपर मूव कर जाता हूँ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो राइट्स जो है वो चेंज करने हैं, और राइट्स चेंज करने के लिए हमें दोबारा से एज रूट यूजर जो है वो लॉगिन होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड देंगे sudo डैश आई की। इसके थ्रू भी आप एज रूट यूजर जो है वो हो सकते हो।
पहले तो हमें एल सिस्को यूजर जो है वो लॉगिन होना है, तो SU-L सिस्को देना पड़ेगा हमें यहाँ पे ना। पासवर्ड पूछा उसने सिस्को के लिए, तो वो हमारे पास है पासवर्ड। और अब हम यहाँ पे रूट यूजर के राइट्स लेंगे, जो कि है हमारे पास SU सुपर यूजर -i के साथ, सॉरी सूडो। तो ये आपके साथ थोड़ा सा ना होता रहता है, क्योंकि पहले से मैंने पासवर्ड दिया हुआ था, डेट्स वाई उसने अगेन मेरे से पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं किया। अब मैं मूव करता हूँ, क्योंकि हमारे यूजर कहाँ पे मौजूद थे, जॉय और जेनी होम के ऊपर मौजूद थे, और करंटली मैं रूट एट उबंटू के ऊपर हूँ, होम डायरेक्टरी के अंदर नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें मैं ls-l देता हूँ, तो मेरे पास टोटल 0 है। अब मैं मूव करता हूँ इसके होम के ऊपर, यहाँ पे ls-l देता हूँ, तो आपको वो तीनों यूजर देखने को मिलते हैं, सिस्को, जेनी और जॉय। ls-l जिस डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं, उसमें जो भी कंटेंट मौजूद हैं, उनकी लिस्ट को देखने के लिए आप ls-l की कमांड देते हो, तो वो आपको दिखा देता है। अब हमने chmod o -x joy। अब यहाँ पे आप देखें, अदर्स के पास, ये मैं अदर्स के राइट्स चेंज कर रहा हूँ, अदर्स के पास जॉय के लिए एग्जीक्यूट के राइट्स मौजूद हैं। chmod o -x joy, जैसे ही मैं इसको करता हूँ और दोबारा से ls-l करता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे ये एग्जीक्यूट के राइट मौजूद थे अदर्स के पास, और यहाँ पे अब जॉय के लिए वो राइट्स मौजूद नहीं है। ऐसे ही है जी। अब यहाँ से राइट्स हमने चेंज कर दिए हैं, तो प्रीवियसली अगर हम एक्सेस कर पा रहे थे, तो अब वो हमारे पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें CD जाए जॉय को, जब हमने चेंज डायरेक्टरी से एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसने कहा जी परमिशन इज डिनाइड। अब यहाँ पे हमारे पास ये परमिशन मौजूद हैं, जो कि हमें बताती हैं कि किस तरह से O-X के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट के राइट्स ले लिए गए। तो O बता रहा है अदर्स को, अगर यहाँ पे U होता तो मतलब यूजर से ले लो, अगर यहाँ पे G होता तो मतलब ग्रुप से ले लो। सेम वर्ड यहाँ पे chmod की कमांड है, और आगे उन्होंने आपको बता दिया, अगर U+RWX है, इसका मतलब है रीड राइट एग्जीक्यूट के राइट देने हैं। अगर U-R होता तो मतलब यूजर से राइट के राइट्स ले लेने हैं, अगर U-X होता तो एग्जीक्यूट के राइट ले लेने हैं। सेम वे में यहाँ पे O और G भी आपको देखने को मिल रहा है, और आगे उनकी डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल रही है। फिर आती है जी हमारे पास एब्सोल्यूट परमिशंस। इनके अंदर हम क्या करते हैं, हम बाइनरी जो होती है उसको यूज करते हैं। तो ये पार्ट 1 तक हमने परफॉर्म कर लिया है, जो लास्ट पार्ट है इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसे परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि सेशन का टाइम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मीनवाइल इसका लैब मैनुअल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है आपसे। ये सर्वर नहीं है, ये सिंपल मशीन है जिसको मैंने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, और इसी सिस्टम के ऊपर मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ग्रुप में बना रहा हूँ उन्हें। इसी सर्वर के साथ अटैच नहीं है ये एक सिंपल मशीन है जिस तरह से वर्चुअल मशीन होती है। अच्छा जी, आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है, रिमेनिंग लैब्स हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और थ्योरी भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ख्याल रखें जी अपना, अल्लाह हाफिज़।